आज के लेक्चर में एक तो हमारे होम असाइनमेंट लेक्चर 29 ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी चल रही हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया था। चैप्टर 5 में नॉर्मली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, लेकिन उस रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन चैप्टर 5 के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ चैप्टर 5 का भी इंक्लूड कर लें, चैप्टर 5 के क्वेश्चंस। और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में चैप्टर 6 का कंसेप्ट्स, जो कि है अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर। जी भाई साउंड देखिए आ रही है? ठीक है, ये बिल्कुल करीब करना है। क्या मसला है इसका? बिल्कुल करीब करना पड़ता है। चेक यहाँ से भी फुल है, फुल्ली डेप्रिशिएट। जी साउंड भाई अब वो फिर नीचे हो जाता। क्या करूं? सिलवा लूं? सेफ्टी में लगा लूं? जी भाई साउंड देखिएगा क्लियर आ रही? जी तो सबसे पहले चैप्टर 5 के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 5 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, Azim and company have been the auditors of Shahid Corporation. Azim and company have been the auditors of Shahid Corporation Limited, a listed company, for the past many years. You have been appointed as the audit engagement manager. पिछले कई सालों से ऑडिट कर रही थी फर्म, इस दफा हमें मैनेजर अपॉइंट कर दिया। Briefly explain the matter which you would consider while assessing the acceptance and continuance of client relationship. बताइए कौन से मैटर्स कंसीडर करेंगे। अच्छा, सम टाइम वर्ड बोल देता है मैटर्स और सम टाइम कहता है प्रोसीजर्स। अगर मैटर्स और नॉर्मली हम इन दोनों का मतलब एक जैसा ही लेते हैं कि मैटर्स कौन से कंसीडर करने हैं और प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नॉर्मली एक्सेप्टेंस स्टेज पे मैटर्स क्या कंसीडर करने हैं और प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, इसका हम मतलब एक ही लेते हैं। कि वैसे फर्क है दोनों में। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में ऊपर वाला कंसेप्ट है 3-4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ऊपर वाले और नीचे वाली लाइन, ये मैटर्स हैं और नीचे प्रोसीजर्स। अगर आपसे कम मार्क्स के साथ पूछे तो आप सिर्फ मैटर्स लिखते हैं, अगर ज्यादा मार्क्स के साथ पूछे तो मैटर्स के साथ जो ये प्रोसीजर्स है ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्लियर होगा मैटर्स कौन से लिखने हैं? क्लाइंट की इंटेग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस और फिर कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। और फोर्थ आइटम जो नीचे उसने एंड में बताई है वो क्या है कि हमने एवेल्युएट करना है प्रीवियस एंगेजमेंट्स में अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर था उसको भी कंसीडर करना है। 1 में कोई प्रॉब्लम? जी ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर क्या होता है? चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारी जो फर्म होती है ना उसका स्ट्रक्चर, आपको क्लाइंट का स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया ना एक चैप्टर में, ऊपर शेयर होल्डर, फिर डायरेक्टर्स, फिर उसके बाद जब 2 चाबी गवर्नेंस की टर्म समझाई थी। अभी ऑडिट फर्म का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर एंगेजमेंट मैनेजर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर समझ। नॉर्मली जो एक एवरेज फर्म होती है सीए फर्म, उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं जो कि फर्म को चला रहे हैं। अगर एक ही बंदा हो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, ओनर एक ही हो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, और अगर एक से ज्यादा ओनर्स उसे कहते हैं पार्टनरशिप या फर्म। तो अगर फर्म, चूंकि फर्म ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए फर्म को एग्जांपल के तौर पे आपके साथ समझा रहा हूं। जो भी एक सीए फर्म होगी ना जिसमें बहुत से पार्टनर्स हैं, उसमें बहुत से पार्टनर्स होंगे। ए मिस्टर, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर बी, मिस्टर सी। हर पार्टनर ने अपना अपना एरिया एलोकेट किया होता है, क्योंकि आपको पता है जो सीए फर्म है वो इंश्योरेंस एंगेजमेंट भी परफॉर्म करती है, नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट भी परफॉर्म करती है। तो हो सकता है इन्होंने क्लासीफाई किया हो, ए कहे कि मैं हमेशा एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करूंगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसने अपना डिपार्टमेंट बना लिया। बी ने भी कहा मैं एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करूंगा, लेकिन इनकी आपस की सेटलमेंट ये हुई कि जो बैंक्स वगैरह हैं, जो डिफिकल्ट क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स हैं, वो मिस्टर बी करेगा, और जो रेगुलर नेचर के क्लाइंट है वो। इस तरह की कोई भी क्लासिफिकेशन हो सकती है कि कुछ सेक्टर का एश्योरेंस सर्विसेज मिस्टर ए प्रोवाइड करेगा, कुछ सेक्टर्स में एश्योरेंस सर्विस मिस्टर बी प्रोवाइड करेगा, और मिस्टर सी ने कहा कि मैं नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, अब याद रखिएगा एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाले के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, लेकिन नॉन इंश्योरेंस सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है इस पर्सन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी नहीं है। ये हो सकता है आईटी का एक्सपर्ट हो,
ठीक है, हो सकता है आईटी का एक्सपर्ट हो। अच्छा, अगर अब जो बंदा भी आएगा, जो क्लाइंट आया, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का सीएफओ, सीईओ या शेयर होल्डर, उसने आके अप्रोच किया, फर्म का नाम है ए बी सी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कुछ इस तरह का नाम इन्होंने रख लिया। अब ए के पास आए क्लाइंट, इसके साथ निगोशिएशन हुई, ए ने कहा ठीक है जी, मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करूंगा, ठीक है, मैं आपकी कंपनी का ऑडिट, ए ने। अब जो एग्रीमेंट होगा क्लाइंट के साथ, वो याद रखिए मिस्टर ए इंडिविजुअल पार्टनर के नाम से होगा या फर्म के नाम से? फर्म के नाम से होगा, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बेसिकली जो लीगली ऑडिटर पॉइंट होता है ना, वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं पॉइंट होता, फर्म पॉइंट होते हैं। तो हम कहेंगे इसका ऑडिटर मिस्टर ए नहीं है, एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है, तो ऑडिटर है फर्म। मिस्टर ए को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। मिस्टर ए एंगेजमेंट पार्टनर, याद रखिए एक एंगेजमेंट पार्टनर पे एक ही पार्टनर होता है, एक एंगेजमेंट पे एक ही पार्टनर होता है, एक से ज्यादा पार्टनर इसको डील नहीं कर रहे होते। मे भी मिस्टर ए कभी कभार मशवरा ले ले बी से, यार ये मसला आ गया, इस बताओ इसमें क्या करना चाहिए मुझे, लेकिन जो लीडर होगा एक एंगेजमेंट का, वो कौन होगा? एंगेजमेंट एक ही होगा, एंगेजमेंट पार्टनर होगा। अच्छा, गैस कीजिए, आज के लेक्चर का भी टॉपिक था, जब रिपोर्ट साइन होगी, साइन कौन करेगा? साइन फर्म के नाम से होंगे, और उसमें नेम एंगेजमेंट पार्टनर का लिखा होगा। हमने आईएसए में पढ़ा था ना, उसने हमें सारी ऑप्शंस दी थी, चाहे इंडिविजुअल का नाम लिख दे, चाहे फर्म, चाहे दोनों लिख दे, दोनों। लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है भला, कि अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो पर्सनल नेम से साइन कर लेगा, लेकिन अगर फर्म है तो फिर दोनों साइन नहीं होंगे, साइन फर्म के नाम से ही होंगे, नेम एंगेजमेंट पार्टनर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये पार्टनर आपके ख्याल में सारे काम खुद करता होगा? खुद प्रोसीजर, खुद स्टॉक अकाउंट के लिए जाता होगा, क्लाइंट के एग्रीमेंट्स की है उसकी फोटोकॉपी खुद करवाता होगा, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट ट्रेस करनी है खुद कर? नहीं, इसकी टीम होती है। उस टीम में नॉर्मली एक होता है सीनियर मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। ये वो लोग हैं जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या इनके आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। फिर इसके बाद टीम होती है जिसमें ट्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं, आर्टिकल स्टूडेंट, आप जब कैफ क्वालिफाई करके स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 तरह की कैटेगरी नॉर्मली बनाई जाती है, सीनियर, सेमी सीनियर, आधा सीनियर, ये सीनियर बोला, सेमी सीनियर और जूनियर। जूनियर क्वार्टर सीनियर नहीं, जूनियर। समटाइम इनको ऑडिट असिस्टेंट के नाम से भी बुलाया जाता है, असिस्टेंट, ठीक है, नहीं फोटोकॉपियर नहीं। ये टीम क्लियर हो गई। अगर एवरेज लेवल का क्लाइंट हो तो ये टीम, छोटा क्लाइंट हो तो समटाइम सिर्फ पार्टनर और साथ कोई एक आधा टीम मेंबर, छोटा क्लाइंट हो बिल्कुल, ठीक है। एक ऐसी भी एंगेजमेंट मैंने परफॉर्म की जिसमें एक मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किए, मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को थोड़ा सा रिव्यू करा, उसके बाद डायरेक्ट पार्टनर ने साइन करके खत्म कहानी। लेकिन एक ऐसी एंगेजमेंट भी थी जिसमें एंगेजमेंट पार्टनर एक ही था, सीनियर मैनेजर 3 थे, असिस्टेंट मैनेजर 7-8, और जो टीम थी ये कोई 60-70 लोगों की टीम थी। लिस्टेड कंपनी, बड़ी लिस्टेड कंपनी हो ना, तो उसमें तो बता रहा हूं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है टिपिकल। लेकिन आप किसी जगह ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो इनमें मेंबर्स की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है, रोल ये होते हैं। नॉर्मली जो एंगेजमेंट लेटर साइन किया जाता है और जो रिपोर्ट साइन की वो पार्टनर करते हैं। फिर जो प्लानिंग करनी होती है वो सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर मिलकर प्लानिंग करते हैं, और जो उस प्लानिंग के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं वो ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे एंगेजमेंट मैनेजर से क्या मुराद है? ये मैनेजर, ठीक है। अब उसने आपको कह दिया कि भाई आप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस बताओ मैटर क्या कंसीडर करोगे। ये मैनेजर सारी रिसर्च करके ना क्लाइंट के बारे में, कॉम्पिटेंस, फिर पार्टनर के सामने रिपोर्ट बना के ले जाता है, सर ये क्लाइंट आया, इसका कॉम्पिटेंस, हमारी कॉम्पिटेंस, इसकी इंटेग्रिटी, कंप्लायंस विद कोड ऑफ, सारी चीजें, ये मसले मसाइल है, ये चीजें गुड है। फाइनल डिसीजन पार्टनर करेगा, हमने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। क्लियर हो गया जी? एंगेजमेंट मैनेजर की टर्म समझ आ गई, ठीक है। ये नॉर्मली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अच्छा, मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी नहीं है, नॉर्मली होता है, लाजमी नहीं है। एंगेजमेंट पार्टनर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी है, ठीक है। टीम तो होगी नहीं ना, ये तो आप ट्रेनिंग, आपके आर्टिकल चल रहे होते हैं, ये तो आप तो सीए फाइनलिस्ट कह लें, आप क्या करते हैं, सीए फाइनलिस्ट वो होते हैं जिनका कैफ क्वालिफाई हो गया नॉर्मली और आर्टिकल चल रहे हैं।
सीनियर अपने आर्टिकल्स के आखिरी साल में होता है, सेमी सीनियर को आर्टिकल्स में तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है, और जूनियर भी ताज़ा भर्ती हुआ है 6 महीने। हाँ, इससे जितनी क्वेश्चन ये क्लियर हो गया मेरे भाई स्ट्रक्चर। अब ये जहन में रखें, जब टर्म यूज होंगी आगे चल के सीनियर, जूनियर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एंगेजमेंट पार्टनर, तो आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन 2, your firm has been asked to submit a tender for appointment of an engagement currently held by another firm of chartered accountants। कह रहा जी आप बताइए, टेंडरिंग करें, कोटेशन डालिए, ठीक है। एक कंपनी ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अपने ऑडिटर को चेंज करना है, और वो आपके पास आया, आपसे कहा सर आप अपनी तरह कोटेशन डालें ताकि हम अपने डायरेक्टर, अपने शेयर होल्डर के सामने रख सकें कि ये भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस दफा इनसे ऑडिट करवा लेते हैं। ये प्रोसीजर डिटेल में हम स्टडी करेंगे, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, इसी चैप्टर में, चैप्टर 6 में। रिक्वायरमेंट में ब्रीफली डिस्कस द सेफगार्ड दैट शैल बी अप्लाइड टू एलिमिनेट एनी थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट को खास तौर पे अंडरलाइन करें, खास तौर पे इसलिए कि कुछ थ्रेट ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग एंगेजमेंट हमारे सामने आते हैं, और कुछ थ्रेट ऐसे होते हैं जो बिफोर एंगेजमेंट। आफ्टर एंगेजमेंट क्यों, कौन सा थ्रेट है? आफ्टर एंगेजमेंट तो मसला ही कोई नहीं है, साइन कर दिया। तो ड्यूरिंग एग्जाम में ये जो ड्यूरिंग एंगेजमेंट वाले थ्रेट्स है ना, जो एक्सेप्टेंस के बाद हमारे सामने आते हैं, ये हमने चैप्टर 7 में पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर है। और चैप्टर 6 जो है यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बिफोर एक्सेप्टिंग, बिफोर हाईलाइट कर लें। जब कभी बिफोर एक्सेप्टेंस थ्रेट कहे, आपने फौरन एक्सेप्टेंस स्टेज पे आ जाना है। आपने फिर ड्यूरिंग ऑडिट नहीं कहा सर ये तो सारा चैप्टर पर देख लिया हमने, उसमें तो ये केस है ही नहीं। भाई उधर नहीं, दूसरी जगह पे है, उधर नहीं, किस जगह पे है, दूसरी जगह पे, चैप्टर 5 में एक्सेप्टेंस वाला। तो कौन से सेफगार्ड पूछ रहा है, ठीक है, हाँ जी। सेफगार्ड का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर्स, कोर्स ऑफ एक्शन जो ऑडिटर ने परफॉर्म करना है। थ्रेट का मतलब क्या होता है, मसला। थ्रेट का मतलब क्या होता है, मसला, यानी जिसकी वजह से ऑडिटर सही तरीके से हो सकता है एंगेजमेंट परफॉर्म ना कर सके। सेफगार्ड कौन से हैं, क्लियर है? सिर्फ सेफगार्ड लिख लें, सेफगार्ड। वैसे बेहतर ये है कि आप थ्रेट भी लिख दें और उसके सामने सेफगार्ड इस तरीके से लिख दें। हालांकि उसने पूछा नहीं है कि थ्रेट के, मुझे थ्रेट भी बताओ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, क्या उसने थ्रेट पूछा है? मजाला क्वेश्चन पढ़ा हो इसने, तेरे सामने क्वेश्चन है ही नहीं भाई, करने क्या है आप? अच्छा चलो ठीक है, शाबाश, पढ़ ले उधर। क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए, उसने सिर्फ सेफगार्ड पूछे हैं, सिर्फ थ्रेट पूछा है कि दोनों पूछे हैं? तो सिर्फ सेफगार्ड भी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हेडिंग बना के ऊपर थ्रेट, इस थ्रेट का ये सेफगार्ड है, तो ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ, भाई को मौका दीजिए थोड़ी देर के लिए, घर वाले लगता है भाई पे प्रेशर डाला हुआ है, जल्दी जल्दी से ये करो हैं, और मेरे पढ़ाने से पहले भी सिलेबस कंप्लीट कर। अब भाई अटेम्प्ट तो उसी वक्त होगी ना, अटेम्प्ट तो उसी वक्त होगी, भागम भागा क्या फायदा। तो सेफ क्लियर हो गया, ये सेफगार्ड किसकी बात कर रहा है? ये मेरे भाई बताइए, सेफगार्ड की एग्जांपल दीजिए। सफिशिएंटली एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम को सेंड करेंगे। अच्छा, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रही हो, टाइम फ्रेम रियलिस्टिक एग्री करना है, शाबाश, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन 2 में? क्वेश्चन 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट लेटर? ये एटिकेट लेटर किसको कह रहा है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, जिसे हमने एनओसी लेटर का भी नाम दिया था। हालांकि ये एनओसी लेटर या एटिकेट लेटर स्टैंडर्ड की टर्म नहीं है, लेकिन उसने यूज कर ली तो हमें पता होना चाहिए। पर्पस क्या होता है? प्रीडिसेसर ऑडिटर से इंफॉर्मेशन लेना जो हमारे एक्सेप्टेंस के डिसीजन को इफेक्ट कर सके, जो हमारे एक्सेप्टेंस के डिसीजन से रेलिवेंट। वो इंफॉर्मेशन कई तरह की हो सकती है, सिर्फ इंटेग्रिटी नहीं, इंटेग्रिटी वाली होती तो है, इसके अलावा भी हो सकती है। फीस का इशू हो सकता है, स्कोप लिमिटेशन या डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन 3 क्लियर है? 3 में प्रॉब्लम तो नहीं कोई? 4, your firm has received a request for information from B, a firm of auditor, in respect of its prospective external audit firm A Limited. A is currently audited by your firm, but after discovering that A's manufacturing process includes unethical labor practices, हो सकता है वो child labor करवा रहे हो, in its overseas supply chain, your firm decided not to seek reappointment. State the action that your firm should take with respect to the request for information from B. सबसे पहली चीज, हमें B से रिक्वेस्ट मिली, वो हमसे क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है।
इस तरह के क्वेश्चन में सबसे अहम चीज ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन है, हम प्रीडिसेसर ऑडिटर है, इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। हम आउटगोइंग ऑडिटर, इनकमिंग ने हमें लेटर भेजा, हमें क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1 परमिशन। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन 2 हिस्सों में जाएगा। अगर परमिशन दे दी तो क्या करना है? तो फैक्ट सारे बता देने हैं, और अगर परमिशन नहीं दी तो फिर हम लेटर जवाब अब भी देंगे। अब क्या बताएंगे? परमिशन नहीं मिली, शाबाश। क्या आगे दूसरी फर्म ने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो लिखने हैं इस क्वेश्चन? उसने मांगी नहीं, उसने सिर्फ हमसे पूछा है कि आप क्या करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट बी भी होती उसमें कहता कि अज्यूम कीजिए कि क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी और आपके पास लेटर पहुंच गया, अब आप क्या करेंगे, तो फिर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ उसने आउटगोइंग ऑडिटर का रिस्पांस मांगा है तो हम सिर्फ वही रिस्पांस देंगे। क्लियर हो गया ये? और क्यों? जी 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 बिल्कुल। इफ वाली बात उसने क्वेश्चन में बताई है क्या कहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो हम नहीं, हम आउटगोइंग ऑडिटर है। हमने फिर इनकमिंग को ये बताना है कि सर हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि हमें क्लाइंट ने मना कर दिया। फिर आउटगोइंग जो इनकमिंग ऑडिटर है ना, ये आउटगोइंग ऑडिटर ने बता दिया। इनकमिंग ऑडिटर का आगे रिस्पांस ये होगा कि वो कहेगा ये तो स्कोप लिमिटेशन है, मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये इनकमिंग का कोर्स ऑफ एक्शन होगा। हमने इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? उसने सिर्फ आउटगोइंग का रिस्पांस पूछा है, हम आउटगोइंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 पॉइंट्स होंगे ना, पहले में हम परमिशन की बात करेंगे, दूसरे में इफ परमिटेड तो क्या करना है, तीसरे में इफ नॉट परमिटेड तो क्या करना है। क्लियर जी? चलिए, ये चैप्टर के क्वेश्चंस भी डन। अब चलते हैं 7 चैप्टर। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, मैं इंटेंशनली प्रैक्टिस को ना ओवर द लेक्चर सेपरेट किया हुआ, ये मैंने पहले बताया था कि ताकि डेली बेसिस पे हमारी कोई ना कोई केस स्टडी डिस्कस होती रहे, कंसेप्ट्स ताजा रहें रिपोर्ट के। वरना अगर 2 दिन लगा के सारे 2 लेक्चर लगा के सारे केस स्टडी डिस्कस करते वो भी ऑप्शन है, लेकिन वो आप एक ही वक्त में अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी डेली प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 सबसे पहले रिक्वायरमेंट, एडवाइज द कंसर्न पार्टनर्स आर मैनेजर विद रिस्पेक्ट टू द अबव मैटर्स। हमने इस मैटर्स के हवाले से एडवाइस करना है पार्टनर या मैनेजर को, यानी अपने कमेंट्स देने हैं। क्या रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है रिपोर्ट का क्वेश्चन है? नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। फिर यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझ आ रही है? पार्टनर की पोजीशन पे हमें बढ़ा दिया उसने सबसे ऊपर। Annual audits of various clients are at finalization stage, and since this is the first time that ISA related to key audit matter is to be applied, several issues have been referred to you for guidance. These include, क्वेश्चन में उसने जब स्पेसिफिकली की ऑडिट मैटर का वर्ड यूज कर लिया ना, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, हमें पता चल गया हमने जो आंसर देना है वो की ऑडिट मैटर के कंटेक्स्ट में देना है। ए, an adverse report is being issued in the case of Munir Limited. The draft report also contains certain matter as key audit matter. तो ये तो गलत है ना? एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो की ऑडिट मैटर तो नहीं दे सकते? दे सकते हैं, डिस्क्लेमर में नहीं दे सकते थे। शाबाश। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए, डिस्क्लेमर में वो कहता है कि जी की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड ना करें, लेकिन एडवर्स ओपिनियन हो तो की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जा सकता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है। अब मुझे यह बताइए, किस चीज का ध्यान रखना है? कि जिस मैटर की वजह से एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा है वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा, वो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में जाएगा। हाँ, उसका रेफरेंस हमने की ऑडिट मैटर में देना है कि इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन फॉलोइंग आर अदर की ऑडिट मैटर्स। रेफरेंस दिया है, उस मैटर को की ऑडिट में डिस्क्राइब नहीं किया। फर्क समझ आ रहा है दोनों का? सिर्फ डिस्क्राइब किधर होगा? एडवर्स, बेसिस फॉर एडवर्स में। ए में कोई प्रॉब्लम? लिमिटेड कंपनी है वो लिस्टेड, तो लिमिटेड कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है। लिस्टेड नहीं, लिस्टेड लिमिटेड लाजमी नहीं है। सुन रहे, हमें कैसे पता चलता है कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं? उसके नाम में लफ्ज लिमिटेड से। फैसल में और फैसल लिमिटेड में फर्क है। फैसल नेचुरल पर्सन है,
फैसल लिमिटेड कंपनी है, तो ना कैसे पता चलता है हमें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं? लफ्ज लिमिटेड से, लिमिटेड से। कैसे पता चलता है कि लिस्टेड है कि नहीं? ये नाम से नहीं पता चलता, नाम से कंपनी है कि नहीं ये पता चल सकता है किसी कंपनी के, लिस्टेड है कि नहीं ये नाम से नहीं पता चलता कभी भी, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में नहीं, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर की ऑडिट मैटर तो लिस्टेड कंपनी के केस में आता है, और ये तो लिस्टेड है ही नहीं, नाम में लिस्टेड लिखा ही नहीं हुआ। भाई नाम में लिखा होना जरूरी नहीं है, और उसने नहीं बताया, अच्छा नाम के अलावा भी नहीं बताया लिस्टेड है कि नहीं है, तो क्या हम ये अज्यूम करें कि अनलिस्टेड और कहे तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, इसमें तो की ऑडिट मैटर आएगा ही नहीं, सारा मसला ही हल हो गया हमारा, और सारे सवाल हल हो गए किसी में भी। ये असम्पशन लेनी चाहिए कि वो असम्पशन जिससे क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा हो, सवाल खत्म हो रहा हो, जिससे वो असम्पशन नहीं लेनी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो असम्पशन ले, लिस्टेड है। ए क्लियर? बी, a qualified report has been drafted by the audit manager of Nadir Limited as the company has failed to make adequate provision of contingencies. provision नहीं बनाई, मिस स्टेटमेंट थी, इफेक्ट मटेरियल था, उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। The details of qualification are mentioned in the key audit matter section. क्या करना है? डिटेल जो है वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में जानी चाहिए। हाँ, रेफरेंस की ऑडिट मैटर में आ जाएगा, क्योंकि बाय रेफरेंस क्यों की ऑडिट मैटर में आता है? बाय डेफिनेशन सारी मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन भी की ऑडिट मैटर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रिपोर्ट उनकी बेस पे ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है और डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करते हैं। बी क्लियर? सी, the key audit matter section of audit report of Zia Limited includes details of key audit matters of only the current period. However, the opinion has been expressed on current as well as prior year. अच्छा, ये कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है कि क्या एक ऑडिटर एक ही 2 सालों का ऑडिट कर सकता है, लेकिन इसका जवाब है यस कर सकता है। कब कर सकता है वो हमारे सिलेबस में नहीं, कर सकता है। आप एक ऑडिटर को कह सकते हैं यार इस साल के साथ साथ पिछले साल का भी ऑडिट करो, उस सूरत में की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में जो आएगा वो किस साल को सामने रखे डिसाइड। उसने क्या किया? उसने भी करंट का की ऑडिट मैटर डाला, कह रहा है आपने जो ओपिनियन दिया ना, ओपिनियन वो दोनों सालों पे दिया है, लेकिन की ऑडिट मैटर सिर्फ करंट पीरियड का दिया। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन कितने स्टूडेंट्स को याद है? की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन कितने स्टूडेंट्स का हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए अपने। अब आप सारे अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। अपने इर्द गिर्द देख लें भाई, अगर याद किया है ना तो ऐसे हाथ उठाएं, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, फखर के। ये फखर की बात, शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्मिंदगी तो की बात तो उनके लिए है जिन्होंने डेफिनेशन याद ही नहीं की, जिन्होंने चैप्टर याद ही नहीं किया। तो कितने स्टूडेंट्स ने याद किया? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 याद की थी, अचानक से निकल गई है, उसको बांध के रखा करें, इतनी जल्दी ना निकलने दिया करें, उसकी आदतें ठीक नहीं है, निकल गए भाई। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? 3 आगे चले भाई, आगे क्वेश्चन 5। हाँ, क्या हमने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा? उसके ऊपर याद है 3 दिन लगाए थे, उसका एक एक पैराग्राफ हमने पहले पढ़ा कि इसमें क्या आता है, गायबाना तारुफ करवाया पहले आपका एक एक एलिमेंट के साथ, फिर आपको उससे मुलाकात भी करवाई, ऑडिट रिपोर्ट आपका पढ़ा। किस लिए? क्या इसलिए कि वो हमसे ड्राफ्टिंग करवा सकता है? ड्राफ्टिंग कुछ एलिमेंट्स की करवा सकता है, ओपिनियन की करवा सकता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन की करवा सकता है, एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर, ड्राफ्ट। अच्छा, रूटीन नेचर के पैराग्राफ को नहीं छेड़ता, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता, रूटीन नेचर के ऊपर। लेकिन जो अहम वाले ना, अहम वाले एलिमेंट्स, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। अहम वाले एलिमेंट से क्या मुराद है? ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, एमसीज ऑफ अदर मैटर। क्या इन पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक आपसे कहेगा ये सिचुएशन है, जरा मुझे ड्राफ्ट तो कर दो एमसीज ऑफ मैटर, ड्राफ्ट तो कर दो एमसीज ऑफ मैटर। एक क्वेश्चन ये है, एक इस तरह। दूसरा स्टाइल क्या है टेस्टिंग का? कहेगा ना 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 तुम ड्राफ्ट ना करो, ड्राफ्ट मैं करता हूं, गलतियां निकालो तुम उसमें से। अच्छा बताइए कितने स्टूडेंट्स को पहले वाला क्वेश्चन आसान लगता है कि हमसे कहे कि जी एमसीज मैटर तुम खुद ड्राफ्ट करो, गोइंग कंसर्न का पैरा खुद ड्राफ्ट करो, की ऑडिट मैटर खुद ड्राफ्ट। कितने स्टूडेंट को ये आसान लगता है? हाथ। मैं वैसे जजमेंट के लिए पूछ रहा हूं, अगर मगर छोड़े, अगर रटा लगाया तो ये किसको, और किसको ये वाला इजी लगता है कि पैराग्राफ हमें खुद दे दे और गलतियां हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने आपको बताई हुई है, एक एक 2 लफ्ज के पीछे नहीं पढ़ना। कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम हुई ना वो एरर होगी, जो वैसे एंड ऑफ आगे पीछे हो गया वो गलती नहीं होगी।
ये एक एग्जामिनर कमेंट्स में उसने कहा हुआ है कि स्टूडेंट ने इतना पक्का रटा लगाया होता है, एंड ऑफ भी आगे पीछे हो जाए वो भी कहते हैं ये गलत है, कहते हैं नहीं। हाँ कभी कभार कोई एक आधा लफ्ज ऐसा होता है जो आगे पीछे होने से मसला हो जाता है। ओन नहीं, रिपोर्ट में बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट पेपर की नहीं बात, वो पेपर में ओन और डू का फर्क तो बताया हुआ है। एश्योरेंस, मैक्सिमम एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, हालांकि एक लफ्ज का फर्क है लेकिन इससे यूजर मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। हाँ जी, मोस्ट ऑल मिसस्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें दे दिया जी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, ये हेडिंग है। हेडिंग आपको पता है आती है ना, रिपोर्ट में हर पैराग्राफ के स्टार्ट में हेडिंग आती है कि नहीं आती? We draw attention to the fact that company has accumulated losses of rupees 115 million। पिछले साल 85 मिलियन था, पिछले साल भी लॉस है, इस साल भी लॉस है, बढ़ रहा है। एंड सर्टेन पेमेंट्स अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स वर ओवरड्यू, कुछ पेमेंट्स भी ओवरड्यू हो गए, लॉसेस भी हैं, डिफॉल्ट इन पेमेंट्स गोइंग कंसर्न की तरफ, बिल्कुल। एज एट द रिपोर्ट, एज एट 30 सितंबर 2012 इट्स टोटल लायबिलिटी एक्सीडेड टोटल एसेट्स। तीन कंडीशन है थी ना, ये तो तबाह हो गई। These अच्छा ये उसने फैक्टर्स मैटर डिस्कस किए हैं, फिर इसके बाद ये भी बता रहा है these conditions indicate existence of material uncertainty that may cause significant doubt to company's ability to continue as going concern। अच्छा ये तो आपको याद है, मैटर्स भी बताते हैं और ये भी कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इशू है। सिर्फ मैटर बता दें, गोइंग कंसर्न वाली बात, अनसर्टेनिटी वाली बात ना करें। सिर्फ ये कहते कंपनी को मसला है, डेट्स पे नहीं कर पा रही, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, हाँ तो मैटर भी डिस्क्लोज हो और उस मैटर की वजह से अनसर्टेनिटी इशू आ रहा है। ये भी कोई नजर आ रहा है गलती आपको? एक मिनट, वन बाय वन। जी मेरा भाई आप बताइए इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती? मेरा भाई देख नहीं रहा था, आप क्या क्वेश्चन ढूंढ रहे थे? क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, अभी तक आपका क्वेश्चन ही नहीं मिला। आधा अच्छा मुझसे एक सवाल पूछे, सर स्टूडेंट आर्टिकल पेपर में फेल क्यों होते हैं? पास क्यों होते हैं ये नहीं पूछना, फेल क्यों होते हैं आपने ये पूछो। जी क्या गलती है? एमसीक्यू मैटर के नीचे गोइंग कंसर्न का इशू डाल, तो गोइंग कंसर्न का इशू कोई अलग पैराग्राफ में आता क्या? उसकी हेडिंग क्या होती है? शाबाश, पहली गलती हो गई। दूसरी गलती आप बताएं मेरे भाई, मुझे क्या कोई और गलती नजर आ रही है? एक मिनट है, जिससे पूछ रहा हूं वही बताएं, और गलती नजर आ रही है? इस पैराग्राफ आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ घर जाके पढ़ा हुआ है? उससे पूछ रहा हूं, आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं। पढ़ा है आपने घर जाके बाहर? तो बताइए इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रही हो कि गलत ड्राफ्ट हुआ है? गोइंग कंसर्न का पैरा सुना सकते हैं? मैंने आपको एक एक एग्जांपल करवाई तो हुई है ना क्लास में, और ये भी कहा एक एक एग्जांपल याद करनी है, एक एमसीक्यू मैटर की, एक अदर मैटर की, एक ही ऑडिट मैटर की, एक एक एग्जांपल, और एक गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की। लिख के पढ़ाई थी कि ज़बानी कलाम में पढ़ाए थे? एक एक लफ्ज पढ़ाया था कि कहा था सामने लिखी हुई है पढ़ लो? तो क्यों याद करना था भाई? याद नहीं तो कम से कम 2-3 दफा पढ़ा भी होता ना, आपको गलतियां पता चल जाती। ये भाई मुझे शर्मिंदा करेगा अब। जी मेरे भाई शाबाश, रेफरेंस नहीं है किसका? नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं है, शाबाश। और भाई आप कॉर्नर वाले भाई मुझे बताएं, 2 गलतियां होगी, एक इन्होंने कहा हेडिंग नहीं है, उन्होंने कहा रेफरेंस नहीं है, तीसरी गलती आप बता दें। हाँ, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अच्छा एक मिनट, अरे क्या इसका ये मतलब है कि हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ ऊपर? क्यों? आप कह तो रहे हैं ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, वो कह रहे हैं इस मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, किसी और मैटर की वजह से हो सकता है ना हो, कम से कम इसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा होता तो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाता, इधर थोड़ी जाता। मैं क्लियर? आगे चलें। 6 रिक्वायर्ड में करेक्ट कमेंट ऑन इंप्लीकेशन ऑफ द अबव मैटर ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आईआईआर। एक रिक्वायरमेंट के 2। रिपोर्ट के एज ऑडिटर हमने रिपोर्ट के अंदर रहना है कि बाहर वाले भी चीजें बतानी है? क्या रिपोर्ट के बाहर वाली चीजें बतानी है? क्या प्रोसीजर कोर्स ऑफ एक्शन बताना है? क्या रिस्क के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा बताना है?
क्या डायरेक्टर्स को कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन बतानी है? नहीं बतानी। रिक्वायरमेंट में सिर्फ रिपोर्ट कह रहा है, रिक्वायरमेंट में कह रहा है मुझे सिर्फ मैटर ऑन रिपोर्ट बताओ इफेक्ट, लेकिन रिक्वायरमेंट एक नहीं दो है, रिपोर्ट में भी इफेक्ट बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट बताना। अब अगेन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, उसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, बाद में रिपोर्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया गया है इससे पहले इसकी बेस पर डिसाइड होता है रिपोर्ट में क्या करना है हमने। चले क्वेश्चन पढ़ते। यू आर द सीनियर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ इकरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड IIL ड्यूरिंग द कोर्स। सीनियर समझ लगी, सीनियर कौन होता है? आर्टिकल्स के आखिरी साल में। During the course of the audit, you became aware that a legal action has been instituted against IIL. Against, pending against है, तो इसका मतलब है इसमें आउटफ्लो वाला रूल लगेगा कि इनफ्लो वाला? आउटफ्लो वाला। Against IIL by some of its customers on account of dispute related to performance of its products. केस को बता रहे खोल के किस चीज का मसला है। इन रिस्पॉन्स टू, अच्छा एक्सेप्ट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? अच्छा कोई भी लीगल केस हो उसका सबसे अहम एविडेंस क्या होता है भला? लॉयर क्या कहता है? लॉयर क्या कह रहा है? अगर लॉयर कहे केस जीत जाएंगे तो फिर डिस्क्लोज करना है, अगर लॉयर कहे केस हार जाएंगे, केस हारने का मतलब क्या है? आउटफ्लो प्रोबेबल, मेजरेबल। जीतने का मतलब नॉट प्रोबेबल। अच्छा अब देखते हैं यहां पे हमें केस का पता चला, हमने ठग करके लॉयर को लेटर भेजा, कंफर्मेशन लेटर। इन रिस्पांस टू योर रिक्वेस्ट ऑफ एन ओपिनियन द कंपनी लॉयर हैज सिंपली स्टेटेड, लॉयर ने, वी आर टोटली अनएबल टू गिव एनी एस्टीमेट। हम कोई एस्टीमेट, अच्छा इसका मतलब क्या है? मेजरेबल नहीं है। प्रोबेबल तो उसने बताया नहीं है कि नहीं है, लेकिन दोनों में से एक चीज भी ना हो तो प्रोविजन नहीं होती। डिस्क्लोज करना चाहिए, इस पे एग्री करते हैं सारे, डिस्क्लोज करना चाहिए। नो प्रोविजन वाज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पॉसिबल लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ द क्लेम व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल, तो सही किया है। Or for the related legal expenses, although detail of those legal claims were fully disclosed in the notes. Fully अच्छा मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं। फर्ज कीजिए आखिरी वाली लाइन ना होती, नो प्रोविजन वाज मेड, कहता इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। हम दो हिस्सों में बताते कि अगर डिस्क्लोज किया है तो क्या होगा, डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या होगा। ये बात समझ आ गई। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने क्लियरली बता दिया कि डिस्क्लोज किया हुआ है, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं किया हुआ वो कंसेप्ट सॉल्यूशन में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसकी assumption नहीं लेते। उसने कहा कि जी फुली डिस्क्लोज, हमने कहा ठीक है। अब बताइए इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? इस नहीं, हम कहेंगे इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। हाँ ओके ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इतने बताएंगे, इतना ही बताएंगे, कोई प्रोविजन नहीं आएगी। पर इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, only disclosure required which is given. Impact on report क्या? Auditor shall include emphasis of matter paragraph. क्या सिर्फ इतना लिख दूं कि उस emphasis of matter paragraph में जो 3 पॉइंट्स आने हैं वो भी लिखूं? बता कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में सिर्फ emphasis of matter लिखना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में उसके साथ 3 मैटर जो आते हैं वो भी मेंशन करने चाहिए? भाई वो भी करने चाहिए। 4 नंबर, 1 नंबर का तो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा, बाकी 3 नंबर इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट के होंगे। नहीं आप क्या जज कर रहे हैं कि 2 नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 2 इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट के? और ये मैथमेटिकल एलोकेशन नहीं होती, रिलेटिव इंपॉर्टेंस के लिहाज से होती है। 2 चीजें पूछी तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक 2 हो सकता है, एक हो, एक 3 नंबर हो। आगे चल के क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे कहेगा ये ढूंढो, रिस्क ढूंढो। जैसे एक क्वेश्चन आपने किया ना, ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, इसमें गोइंग कंसर्न के मसले ढूंढो, अगला सवाल किया ना, उसी तरह एक क्वेश्चन आएगा, ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, इसमें से रिस्क ढूंढो। उसमें होंगे 8 रिस्क, फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं 8 ही, आप कहेंगे सर एक का 1 नंबर। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, उनका आधा नंबर है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो निस्बतन थोड़े से मुश्किल है, उनका 1.5 नंबर भी हो, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 2 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, कहेगा पिछले साल की निस्बत इस एक रिस्क क्या है, पिछले साल की निस्बत इस साल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आधे हैं, इसका भी रिस्क है। क्या लगता है कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किए, कुछ एक्सपेंसेस रह गए हैं, एक ही रिस्क है। एक रिस्क क्या है, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम है, इसमें क्या रिस्क है?
इम्पेयर, इसमें इन्वेंट्री, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रिस्क है, इम्पेयरमेंट का रिस्क है। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी भी इम्पेयरमेंट। अब मुझे बताए, एक में एक लाइन है, एक में 3 लाइन है दोनों रिस्क, दोनों के नंबर बराबर होंगे क्या? नहीं। तो याद रखें, मार्क्स सम टाइम जनरल रूल चलते हैं, लेकिन कुछ मैटर्स में हो सकता है मार्क्स किसी एक चीज के कम और दूसरे के ज्यादा हो। तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में यहां पे आपको वो 3 पॉइंट्स भी बताने चाहिए कि हम एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में बताएंगे, एम्फसाइज करेंगे इस लीगल केस को, नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस देंगे, राइट पे लिखेंगे। भाई बात समझ आई ना? ये वो चीजें जो आप समझ रहे होते हैं। मैंने क्वेश्चंस अब आप खुद बताएं, अगर ये मैं आपको ना बताता, ये कहीं पे किताब में कंसेप्ट तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं ना, आप एग्जाम में क्या करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू मैटर लिख के आ जाते हैं, इजी मार्क्स थे। हालांकि आपको ये भी पता था 3 पॉइंट आते नहीं आते थे, लेकिन नहीं पता, जब तक केस को डिस्कस ना करे, क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस नहीं पता चलता कि क्या लिखना है, कितना लिखना है। अब अगर मैं आपको वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड वाली लाइन याद ना करवाई होती कि जब कभी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, ये भी लिखना है, इट शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्कोप लिमिटेशन, तो आप सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के आ जाते हैं और कहते हैं सर पेपर बेहतरीन हुआ है। और इसी तरह के आधा नंबर शायद डिडक्ट कर लेता, ज्यादा आधा, लेकिन इसी तरह 8-10 सवालों में आधा नंबर छोटे छोटे डिडक्ट होके इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल बन सकता था। भाई समझ आई बात की? तो मुझे बताइए, अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियलिटी लेवल 5 लाख, मिस स्टेटमेंट है 2 लाख की, ऑडिटर क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? और कोई नहीं बोलेगा, अनमॉडिफाइड। अच्छा, वो भाई ने आगे अनमॉडिफाइड के आगे ओपिनियन लगाने की भी जिम्मत गवाराने के, अनमॉडिफाइड क्या ओपिनियन, ये ले। हालांकि 3-4 दफा मैंने कलब के कहा हुआ, भाई नंबर नहीं देगा पूरे, आपका कंसेप्ट ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं हर पेपर में, कंसेप्ट ठीक होता है, पास नहीं होते। किस वजह से? ये मसले होते हैं, प्रेजेंटेशन की गलतियां, रिक्वायरमेंट, उसकी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को डिकोड इंटरप्रेट करना होता है। ये या तो एक तरीका ये है कि आप पास पेपर का हर क्वेश्चन, हर सोल्यूशन पढ़े खुद से, जैसे सोल्यूशन आपको पता चले, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, आपको पता चले कि मार्किंग स्कीम पढ़े, पता चले एग्जामिनर जब एक लाइन सिंपली पूछता है ना क्वेश्चन में, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, किस चीज के कितने नंबर होते हैं। या तो सारे पास पेपर, उनके सारे क्वेश्चन, सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम खुद पढ़े, या जो किसी ने पढ़ा है और वो आपको बता देता है, भाई वो याद ही रख लिया करें। तो याद रखेंगे आइंदा, पक्की बात। ये क्लियर जी क्वेश्चन? जी आउटफ्लो वाले, अगर आउटफ्लो पॉसिबल एंड प्रोबेबल है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो डिस्क्लोज करेंगे। अगर आउटफ्लो पॉसिबल एंड आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग उसके अंदर घुसी होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इसी से लेना देना है ऑडिट में कौन सा कंसेप्ट कितना टच करता है। मैं तो ऑडिट के स्कोप के मुताबिक बनाऊंगा ना, IAS 37 पूरा थोड़ी आपको समझाऊंगा, IAS 10 सारा थोड़ी समझाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये देखूंगा मेरे ऑडिट में क्या क्या चीज टच करता है और कर सकता है, और वही बताऊंगा। हमारे लिए याद रखे, एग्जाम्पल ज्यादा अहम होती हैं, उनकी लॉजिक अहम नहीं है। वरना अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा होता, फर्ज कीजिए, तो मैं ये भी बता रहा होता बैंक्रप्सी ऑफ डेटर एडजस्टिंग इवेंट क्यों है, इसकी रीजन क्या है, फायर नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्यों, इसकी रीजन क्या है। लेकिन मैंने आपको कोई रीजनिंग नहीं बताई, सिर्फ रटा लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडिट की केस स्टडी सॉल्व करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है, वही बताऊंगा। यहाँ तो ना कि हो 200-250 लेक्चर, तो फिर तो आपको काउंटिंग के कंसेप्ट भी सारे समझाना शुरू कर दूं 2 in 1। लेकिन नहीं, हाँ लेकिन सिर्फ ऑडिट के, ठीक है जी। काउंटिंग में कुछ और भी हमने क्या पढ़ना है, आउटफ्लो पॉसिबल एंड प्रोबेबल याद नहीं करके मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। एक दोस्त के साथ बिलियर्ड खेलने का शौक था मुझे। मैं देखा मेरा दोस्त बड़ा अच्छा प्लेयर था, वो शर्त लगा के खेला करता था। मैंने कहा यार मुझे भी सिखाओ, कहता है सीखते हैं। तो हमारे इशरा में ना एक क्लब, मुझे आज भी नाम है उसका पता नहीं, बॉस क्लब नाम होता था उसका। उधर गया तो वो फ्रेम मैंने तोड़ा, जैसे ही मैंने तोड़ा ना, दुकानदार आ गया, उसने स्टिक मेरे हाथ से ले ली, उसने कहा जाए आपको नहीं खेलने देना। मैंने कहा क्यों? वो कहता भाई जिस तरीके से आपने फ्रेम तोड़ा है ना, गेम खत्म होते होते शाम हो जाएगी, मैंने कहीं और से जाके सीखे हैं। तो बाजू का ऐसा होता है क्योंकि इस तरह का प्लेयर हो ना, मेरे जैसा अच्छा प्लेयर है ना, उसके साथ खेलने से इनकार कर देता है। क्यों? वो कहता भाई तुम्हारी इतनी गंदी गेम है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मेरी अपनी गेम खराब हो जाएगी। तो आपको पढ़ा के ना मेरे अपने कंसेप्ट खराब हो गए। एंड वाली बात पहले करता, ये मजा नहीं आना था जो ग्राउंड बना के हिट करने का मजा आता है ना।
तो आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, और अगर प्रोबेबल या मेजरेबल ना हो। क्लियर? अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, बंद करते हैं सारी दुकान। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, सॉरी लेक्चर ही था फ्रेश कंसेप्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन, क्या एक्सेप्टेंस के वक्त हम क्लाइंट की इंटेग्रिटी देखते हैं? अपनी कंप्लीटनेस देखते हैं? कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं? या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट है ये देखते हैं ना? इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट, क्या ये हमारे लिए ऑडिटर के लिए जरूरी है चेक करे कि मैं क्लाइंट से इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है, इसलिए कि अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं, वरना तो इंटरनल ऑडिटर भी वही काम करता है जो हम करते हैं। इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। एग्रीड? इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स दो जगह पे लिखी हुई है, एक कंपनीज एक्ट 2017 में जिसे कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जिसे कहते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हमारे सिलेबस में दोनों है। इस चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स, उनको प्रायोरिटी देते हैं ना, पहले है, और चैप्टर 7 में पढ़ेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स, आज लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या ऑडिटर्स के ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अच्छा, हमारे ऊपर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है ना, वो इंडिपेंडेंस से भी रिलेट करती है, 80% इंडिपेंडेंस से रिलेट करती है, लेकिन 20% कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, लॉ ने बताया हुआ है, पूरा प्रोसीजर है। इसका वन वर्ड आंसर है सर शेयर होल्डर करेंगे। कहाँ करेंगे? एजीएम में करेंगे। लेकिन भाई कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ दूसरी अथॉरिटीज भी पॉइंट कर सकती हैं ऑडिटर को, एक्सेप्ट, हाँ ऐसी से भी है, और एजीएम में पॉइंट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा? क्या एजीएम के नोटिस में इस चीज का जिक्र होगा कि ऑडिटर को पॉइंट करना है? क्या जिस ऑडिटर को पॉइंट करने जा रहे हैं उससे पहले पूछा जाएगा? क्या वो अपनी कंसेंट देगा? ये सारी चीजें, ये डिटेल प्रोसीजर है, ये हमने स्टडी करना है। आज के लेक्चर में हम लीगल रिक्वायरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तकरीबन 3 या 4 लेक्चर्स का होगा, ठीक है? हाँ, चैप्टर अगर केस स्टडी टका के करें तो 5 लेक्चर हो जाएंगे, हल्की आंच पे करें तो ये 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, अब सुनिए, अब हमने क्या करना है, आज हमने क्या सीखने जा रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स में। लीगल रिक्वायरमेंट्स एक तो बताया चैप्टर ये लीगल रिक्वायरमेंट्स का है। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, जो हम है एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, इनको अपॉइंट और रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास है? क्या है? अथॉरिटी किसके पास? अगर मैं इसको चेंज कर दूं ना लफ्ज को, कंसेप्ट बदल जाएगा। अथॉरिटी की जगह मैं लिख दूं प्रोसीजर, तो दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी, ये और कंसेप्ट है कि स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या होगा। अथॉरिटी का मतलब क्या है? कौन अपॉइंट करेगा? स्टार्ट करें जी। ये अच्छा, ये चूंकि लॉ का भी कंसेप्ट है और ऑडिट का भी कंसेप्ट है, कॉमन है। पहले ये दोनों जगह पढ़ाया जाता था, लॉ में भी और ऑडिट में भी। अब उसने सिर्फ उसने का डुप्लीकेशन की क्या जरूरत है, लॉ से उड़ा दिया, ऑडिट में डाल दिया। तो शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने लॉ में पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप रिफ्रेश करने के लिए इसको पढ़े। कितने स्टूडेंट लॉ में पढ़ा हुआ है? अच्छा चला, अब नहीं है, अब नहीं, हाँ ठीक है, ये 2-3 इंटर्न पहले निकल गया था। चले, इसका मतलब है जिन स्टूडेंट से हाथ उठाया ये कम से कम 3 इंटर्न पुराने हैं। आगे चल, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सुन ले भाई, सुन ले, देखो। अच्छा, लेकिन याद रखें इसकी वहां पे एप्लीकेशन इसकी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी, यहाँ पे एप्लीकेशन नॉलेज सेम है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स आप FR2 में भी पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, उस दिन तो मैं छुट्टियां करूंगा। हालांकि बेसिक कंसेप्ट सेम है, उसकी केस स्टडी डिफरेंट है। केस स्टडी मिला के देख लें आप, काउंटिंग के कंसेप्ट की बेस पे ऑडिट की केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करें, समझ नहीं आएगी। क्यों? काउंटिंग की कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी में आपको बनाता है क्लाइंट, CFO है, आप CEO हैं, आप डायरेक्टर हैं, बताइए क्या करेंगे। और ऑडिट की केस स्टडी में क्या बनाएगा आप? ऑडिटर। दोनों का एप्लीकेशन ही बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, हालांकि बेसिक रूल सिमिलर है एप्लीकेशन का। तो याद रखिए, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है तो एप्लीकेशन इसकी डिफरेंट होगी ऑडिट में। ये नहीं सोचना पहले पढ़ा हुआ है छुट्टी कर लेता हूं, पहले पढ़ा हुआ है इसको डबल स्पीड पे देख लेता हूं, नहीं ऐसे नहीं करना। क्योंकि आपको पता है कि हम कंसेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ केस स्टडी के एग्जांपल भी डिस्कस कर रहे होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डिपेंड करता है ऑडिटर कौन सा है, फर्स्ट ऑडिटर है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर है कि कैजुअल वैकेंसी है। फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? कंपनी की जिंदगी का पहला ऑडिटर, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन सा होता है?
पहले के अलावा दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी, 20वां भी, 50वां भी, 100वां भी। पहले के अलावा जो भी ऑडिटर होंगे कौन होंगे? सब। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? डेथ प्लस डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन भी लिख ले, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन डेथ प्लस डिस्क्वालिफिकेशन। कैजुअल वैकेंसी का डेथ प्लस डिस्क्वालिफिकेशन। अब सुने, फर्स्ट ऑडिटर है, कौन अपॉइंट करेगा? कब करेंगे? इनकॉर्पोरेशन। अगर डायरेक्टर विद इन 90 डेज अपॉइंट नहीं करते, कौन अपॉइंट करेगा? कमीशन या एसएससी भी एक ही चीज होती है। क्लियर? अच्छा अब सुनिए जी, फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? सॉरी, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स। देखा? अब पूछें सर स्टूडेंट कैसे फेल होते हैं? पूरी बात नहीं बताई, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आधा नंबर, अगली अटेम्प्ट आई जी मेरे भाई। फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? यानी ऑडिटर को करेगा डायरेक्टर और डायरेक्टर को करेंगे कमीशन। यार मैं ये तो नहीं समझा। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज शायद कुछ और निकल रहे हैं। अगली टाइम अब भाई अब मुझे आना पड़ेगा। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे लिखना है, if directors do not appoint auditors within 90 days, then appointment will be made by commission. Then commission. अच्छा आप मुझे बताएं, 120 दिन गुजर गए, डायरेक्टर को याद आया ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, अब कर सकते हैं? अब अथॉरिटी किसके पास है? विद इन 90 डेज तक कर सकते हैं, उसके बाद में। क्लियर? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। कहां? अगर मेंबर्स एजीएम में अपॉइंट ना करें फिर कमीशन करेगा। जी भाई अब बताइए, हु शैल अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर? मेंबर्स। भाई पूरा आंसर क्यों नहीं देते? पूरा आंसर क्यों नहीं देते? पूरा आंसर क्यों नहीं देते? ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट है कि कंसेप्ट आता होता है उनको, लेकिन पास नहीं हो पाते। सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स एट एजीएम। दूसरी लाइन, इफ मेंबर्स डू नॉट अपॉइंट एट एजीएम देन अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय कमीशन। आगे चले, कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है? डेथ और क्वेश्चन में जहां कहीं डेथ डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए समझ जाए कैजुअल वैकेंसी है। कैजुअल वैकेंसी किसकी डेथ? ऑडिटर की डेथ। ऑडिटर की डेथ, उसकी पुप्पी की डेथ थोड़ी, उसमें थोड़ी कैजुअल वैकेंसी राइज होगी। अच्छा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, किसकी डेथ? अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसकी डेथ से कैजुअल वैकेंसी होगी। अगर, हाँ बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। अगर पार्टनरशिप में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है वो कैजुअल, क्यों बोला? क्योंकि वो एंगेजमेंट पार्टनर थोड़ी पॉइंट हुआ था, उसकी जगह वो तो फर्म हुई थी। फर्म तो अपनी जगह, फर्म थोड़ी मरी है, फर्म तो अपनी जगह पे खड़ी है। तो कोई और, तो पार्टनरशिप, पार्टनर की डेथ पे कैजुअल वैकेंसी नहीं है, इंडिविजुअल की डेथ पे है। और किस कैजुअल वैकेंसी किसने फिल करनी है? 30 डेज। और अगर विद इन 30 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी, विद इन 30 डेज कैजुअल वैकेंसी। और अगर डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज नहीं करते, कमीशन बाय कमीशन। अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय कमीशन। जी मेरे भाई एंड वाले भाई आप बताइए, आप पहले जो थी तो फिर सही बताएंगे इंशाल्लाह। बताइए, हु शैल फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर? बाय डायरेक्टर विद इन 30 डेज। अगर नॉट मेड विद इन 30 डेज बाय कमीशन। इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड। अब देखें असल में ना क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमने पढ़ना है, लेकिन एक आपको बता देता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, सीए होना। अगर किसी एमबीए को अपॉइंट कर दिया, इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड का मतलब क्या है? अगर एमबीए चार्ट अपॉइंट कर, अपॉइंटमेंट क्या होगी? और इस सूरत में अब कौन अपॉइंटमेंट करेगा? कमीशन कहता है भाई तुम लोगों को पता ही नहीं कि ये क्वालिफाइड ही नहीं है, तुम्हें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ही नहीं आता। हम कहेंगे उस दिन तो हम छुट्टी पे थे, जिस दिन सर ने पढ़ाया क्वालिफिकेशन उस दिन तो हाँ हमें तो पता ही नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करना चाहिए।
ये तो पढ़ा भाई, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अच्छा, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट, ये असल में है रेजिग्नेशन। अनविलिंग टू एक्ट मतलब रेजिग्नेशन, अगर वो रिजाइन कर दे तो उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन करेगा। अनविलिंग टू एक्ट का मतलब क्या है? हाँ, उसको हम विड्रॉ भी कहते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उसके लिए वर्ड यूज करते हैं विड्रॉल का, कंपनी लॉ वर्ड यूज करता है रिजाइन, दोनों का मतलब 100% एक ही है। तो फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन। हाँ, मैंने कहा था कर सकते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट उसमें भी 30 दिन के बाद कमीशन किया था, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो रेजिग्नेशन है वो लादा है अनविलिंग टू एक्ट में आती है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले, हु शैल अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट बता देंगे? अच्छा, आप बताइए, ये मेरे भाई जो नाश्ता नहीं करके आए। नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड बाय मेंबर्स, स्टेट एक्सेप्शंस टू दिस रूल। आई कैप घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन क्या है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? आई कैप अथॉरिटी वाइज भी पूछ सकता है। बताइए वो कौन से केसेस हैं जिनमें डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को? फर्स्ट लिखेंगे कैजुअल वैकेंसी। वो कौन से केसेस हैं जिनमें कमीशन अपॉइंट करेगा? तो आपने अच्छा, इस सूरत में क्या करेंगे? इन ऑल केसेस नहीं लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे, इफ फर्स्ट ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज। बस क्योंकि हेडिंग हमने ये दी है, इन फॉलोइंग केसेस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स मेड बाय कमीशन, पहले नहीं पड़ेगा। फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में क्या, दूसरी लाइन क्या आएगी? इफ मेंबर्स डोंट अपॉइंट ऑडिटर एट एजीएम। इफ कैजुअल, तीसरा लाइन, इफ कैजुअल केस नॉट अपॉइंटेड। अब की बार ये दूसरी लाइनें लिखनी, क्योंकि अब उसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, वो सिर्फ अथॉरिटी वाइज पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपको ऑडिटर वाइज भी पूछ सकता है और घुमा के अथॉरिटी वाइज भी पूछ सकता है, दोनों के लिए तैयार है? क्या ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है? रिमूवल दो तरह, एक एजीएम में होती है, इसको ये रेगुलर रिमूवल है। हर ऑडिटर का टेन्योर होता है एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके एजीएम तक। ऑडिटर का टेन्योर क्या होता है? टेन्योर मतलब कितने अरसे के लिए वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, एजीएम से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक, फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम पे। आप चाहें तो इसी ऑडिटर को रिअपॉइंट कर सकते हैं, चाहे तो किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये तो है एजीएम। क्या मिड टर्म रिमूवल हो सकती है, यानी एजीएम आने से पहले? यस, वो स्पेशल लेसन, ऑडिटर को टेन्योर खत्म होने से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? मेंबर, डायरेक्टर्स नहीं। ये ना डायरेक्टर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने कहा तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, डायरेक्टर कहे हम तुम्हें रिमूव करवा देंगे। मेंबर्स कर सकते हैं, डायरेक्टर नहीं। और कैसे करेंगे? अब लॉ में पढ़ा होगा स्पेशल 3/4 मेजोरिटी वाली। अच्छा, अब इस चूंकि समटाइम ऐसा होता है कि मेंबर्स भी डायरेक्टर के साथ मिलकर ऑडिटर को कह सकते हैं कि तुम ये 2 नंबर रिपोर्ट को साइन कर दो। अगर ऑडिटर के मैंने नहीं करना, मेंबर्स उसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर रिमूव करने की अथॉरिटी तो दे दी लॉ ने, अगर इसकी जगह पे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करने की अथॉरिटी भी मेंबर के पास होती ना, तो वो ओपिनियन शॉपिंग करते। ओपिनियन शॉपिंग का मतलब है बाजार जाते और आवाज लगाते, जो ऑडिटर 2 नंबर रिपोर्ट पे साइन करने के लिए तैयार है बताए, हम उसको अपॉइंट कर देते हैं। इसीलिए इस सिचुएशन में इस गलत प्रैक्टिस से बचने के लिए लॉ ने कहा मेंबर्स अगर चाहें एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को एजीएम से पहले रिमूव कर सकते हैं, ऑडिटर को रिमूव कर सकते, लेकिन इसकी जगह पे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर्स भी तो वही काम कर सकते हैं। उसने कहा डायरेक्टर्स करेंगे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, यानी डायरेक्टर्स पहले कमीशन को लिखते हैं, सर इस ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रहे हैं, आपकी मर्जी है। अगर ऐसी को शक हो ना कि डायरेक्टर ऑडिटर इनके साथ मिला हुआ है, वो कहता है इसको नहीं किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करें। इंटेग्रिटी डाउट। क्लियर हुई ये बात? रिमूवल 2 तरह से होती है, एक एजीएम पे, एक मिड टर्म। क्लियर? टेन्योर क्या है? फ्रॉम द, अच्छा ये किसी ने अगर लिखा टेन्योर 1 साल है, गलत होगा।
टेन्योर है फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंक्लूजन ऑफ, इसमें सारे केसेस आ जाते हैं, सारे केसेस आ जाते हैं। सम टाइम एजीएम आपको पता है, आपने देखा एक्सटेंड हो जाती है, तो इसीलिए उसने 1 साल नहीं कहा। अगर एक्सटेंड हो जाए तो वो ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। और चूंकि कैजुअल वैकेंसी भी हो सकती है, तो इसलिए उसने एक एजीएम से दूसरी एजीएम नहीं कहा, बल्कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। साइन कौन करेगा ये बता दिया मैंने आपको, डायरेक्टर करेगा। अच्छा लाग ठीक है। ऑडिटर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है तो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर साइन करेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर फर्म में। रिम्यूनरेशन पैसे कौन देगा, पैसे कौन डिसाइड करेगा, सॉरी हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट। और दूसरी तरफ से कौन जो अपॉइंट कर रहा होता है, रिम्यूनरेशन शैल बी डिसाइडेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी अगर मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं, अगर डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, अगर कमीशन अपॉइंट कर रहा है, जो भी अपॉइंट कर रहा है वो रिम्यूनरेशन भी वो उसी के साथ हम एग्री करेंगे। ये नहीं कि अपॉइंटमेंट बोर्ड ने की, रिम्यूनरेशन कमीशन के साथ एग्री कर रहे हैं, ये नहीं, इसी के पास अथॉरिटी है, इसी के साथ। अगर इसमें फेल होंगे मैनेजमेंट तो फिर कमीशन करेंगे, उसमें से लिखा है विद 90 डेज ऑफ ऑपरेशन, 180 डेज नहीं बनेंगे पहले। मुझे समझ नहीं क्या कह रहे हैं। बस 90 डेज में मैनेजमेंट ऑपरेशन की बात करेगी, ऑडिटर ऑफ पॉइंट वो 90 डेज लैप्स होने के बाद कमीशन के पास आ जाएगा। उसने लिखा है कि विद 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कमीशन को भी वही 90 डेज दिए, वो फिर 180 डेज नहीं है ये सर। नहीं कमीशन के पास पावर आएगी जब डायरेक्टर्स के 90 डे गुजर जाएंगे, इसके बाद और इसके बाद का टाइम उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अब जितना भी टाइम लगेगा कमीशन अपॉइंटमेंट, कमीशन को टाइम लिमिट थोड़ी दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर। क्वेश्चन उनका यही था कि कमीशन के लिए कितने डेज हैं, कोई डेज नहीं, कमीशन को जब फ्री होगा अपॉइंटमेंट कर लेगा। आज का खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।